चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। ठीक है कि फैट्स की मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैसे होती है। एक मिनट। चलिए, तो आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फैट्स की मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो हम सबको पता है ना कि मेड अपॉन या देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। द फर्स्ट one is the catabolism, which is the breakdown of the large and complex compounds into small and simple compounds, and the other one is anabolism, in which small and simple compounds are combined to form large and complex compound। यहाँ पर हम चूंकि फैट्स की मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो हम इसकी ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी एनाबॉलिज्म के लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं। ठीक है, मेन एम्फेसिस हमारा होगा इसकी ब्रेकडाउन पे। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे कि इससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू फैट से एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे या एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे लिपिड्स की इंशाल्लाह तो लजीज, या फैट्स की, के एक फैट का मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होती है उसकी, तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में हम कीटोन बॉडीज की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं फैट्स की मेटाबॉलिज्म से। आप सबको आवाज क्लियर आ रही है ना, और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? बस एक दफा सिर्फ कंफर्म कर दें। क्लियर आ रही है सबको आवाज? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं जब फैटी एसिड्स, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, और एक अपने मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू या कैटाबॉलिक पाथवे के थ्रू वो इंटर होता है, सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, एक बात ये तो हमने क्या किया, कैटाबॉलिज्म कर ली। या फिर न्यू लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे बॉडी में, सिंथेसाइज होते हैं स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल से। ठीक है, इनके जो बेसिक या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं, जब उनसे न्यू लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं तो ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म कहलाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमारी बॉडी में लिवर लिवर के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में मौजूद होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि स्किन की जो अंडरनीट या बीनीथ लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू हमेशा बना होता है एडिपोसाइट से। एडिपोसाइट सेल्स का ये काम होता है कि वो फैट्स के मॉलिक्यूल्स को बायोसिंथेसाइज करते हैं, वो खुद ब खुद बनाते हैं और उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, उनके लिए प्रिकर्सर क्या होता है? उनके लिए प्रिकर्सर कार्बोहाइड्रेट या एस्टाइल कोवे, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी टॉपिक में। तो उसको प्रिकर्सर, उसको रॉ मटेरियल या उसको बेसिक मटेरियल बनाकर न्यू लिपिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म। देखिए अब अगर हम इसकी ब्रेकडाउन की बात करें तो हमारी बॉडी में मोस्टली जो लिपिड्स पाया जाता है वो ट्राइग्लाइसराइड्स के फॉर्म में होता है। ट्राइग्लाइसराइड्स का मतलब है ट्राई मींस थ्री, ग्लाइसराइड्स मीन के ग्लाइसरोल के साथ अटैच्ड फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स। लिपिड देखिए, ये हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन ये हमेशा बने होते हैं या इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स कहलाते हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लाइसरोल एल्कोहल ग्रुप का है और फैटी एसिड क्या है? ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी एंडिंग हमेशा होती है कार्बोक्सिल या कार्बोजाइल फंक्शनल ग्रुप पे, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, सी डबल ओ एच या सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच के साथ आर ग्रुप होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, तो ये फैटी एसिड्स होते हैं। तो जब तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं या बाउंड होते हैं तो उनको ट्राइग्लाइसराइड्स कहा जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में फैट्स हमेशा से स्टोर होता है या मौजूद होता है ट्राइग्लाइसराइड्स की फॉर्म में। ठीक है, जब वेरियस इंटेस्टिनल एंजाइम्स, ठीक है, या फिर हम कहें कि डाइजेस्टिव एंजाइम जब इन ट्राइग्लाइसराइड्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, तो ट्राइग्लाइसराइड्स की ब्रेक डाउन होती है हमेशा मोनोग्लाइसराइड्स में। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है ना। ठीक है, मोनो कहते हैं वन को, कि इसकी ब्रेक डाउन होती है दो फ्री फैटी एसिड्स, ये रिलीज हो जाते हैं, जबकि एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ये अटैच्ड रह जाता है ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ, इसको मोनोग्लाइसराइड्स कहते हैं।
ठीक है। दो इंतहाई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आप कह लें या दो इंतहाई इंपॉर्टेंट केमिकल्स कह लें जिनका इंतहाई इंटीग्रल रोल है लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में। द फर्स्ट वन इज पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है, पेनक्रियास रिलीज करता है उसे। और उसके बाद फिर बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बाइल हमेशा प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट्स या अल्कलाइन नेचर का होता है, ये लिवर प्रोड्यूस करता है सिस्टिक डक्ट के जरिए, ये जाता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, इस बाइल को स्टोर करता है। मैकेनिज्म क्या होता है इसकी ब्रेकडाउन का, कि जब फूड स्टमक से होकर, वो फूड जिसमें हमने लिपिड इंजेस्ट किया हो हमारे खाने में, अगर हमने लिपिड के मॉलिक्यूल या लिपिड लिया हो, ठीक है, तो कभी भी इनकी स्टमक में मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन नहीं होती। स्टमक में हमेशा प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है वहां पर। तो जब ये ड्यूडिनम में पहुंचता है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, तो ड्यूडिनल सेल्स जैसे ही डिटेक्ट करते हैं, वो इंतहाई सेंसिटाइज होते हैं लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जैसे ही लिपिड का मॉलिक्यूल पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टीन में, तो स्मॉल इंटेस्टिनल सेल्स जो होते हैं या इंटेरल सेल्स उनको कहते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज करते हैं एक केमिकल, ठीक है, या एंजाइम लाइक केमिकल कह लें या हार्मोन लाइक फैक्टर कह लें उनको, उसको कहते हैं सी के कहते हैं, मैं उसको सी एस के कहता हूँ, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि वो ब्लड में शामिल होकर ऊपर पहुंचता है बाइल गॉल ब्लैडर पे, ठीक है, वो गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है। गॉल ब्लैडर क्या फेंकता है या क्या रिलीज करता है, बाइल रिलीज करता है, ठीक है, जो कि सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इस डूडिनम में पहुंचता है। बाइल इस जो जो लिपिड्स होते हैं जो कि हमने खाने में इंजेस्ट किए हैं उनको इमल्सिफाई करता है। ये ऑयली होते हैं ना, ऑयली नेचर के होते हैं, तो उनको ये इमल्सिफाई करते हैं, उनकी जो ऑयली नेचर होती है उनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए पेनक्रियाटिक लाइपेज रिलीज करता है, ठीक है, वो जब उस इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करता है तो उसको तोड़ देता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, किसमें, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में, या अगर ट्राइग्लाइसराइड्स तो उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है मोनोग्लाइसराइड्स में और फ्री फैटी एसिड्स में, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। ये बस यही लिखा है, देखिए अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है, देखिए ये एक बहुत बड़ा एल्कोहल ग्रुप का ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, देखिए इसकी हमेशा टर्मिनेशन किस पे होती है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे होती है, ठीक है। ये देखिए ये तीन फैटी एसिड्स हैं, ये एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो इनको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। जब बाइल सॉल्ट्स और पेनक्रियाटिक लाइपेज इन पे एक्ट करता है तो ये उसको कन्वर्ट कर लेता है मोनोग्लाइसराइड में। अब दो फैटी एसिड्स या फ्री फैटी एसिड्स जिसे हम कहते हैं वो रिलीज हो गए ब्लड में और मोनोग्लाइसराइड्स रह गए, ठीक है। जो रह जाते हैं उनके साथ क्या होता है, वो क्या होता है कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड के वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड का वेसिकल, ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ये मोनोग्लाइसराइड्स इनके साथ वो हो जाते हैं, या ट्राइग्लाइसराइड्स ये इनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो अब हो गए हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स मिलकर मोनोग्लाइसराइड्स मिलकर ट्राइग्लाइसराइड्स बन गए, इनके साथ फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, उसने उसके ऊपर लेयर बना दी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी इनके साथ हो गया, तो कलेक्टिवली इनको कहा जाता है काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंटेस्टीन में होते हैं, कि जो ट्राइग्लाइसराइड जो इंटेस्टीन में अभी तक घूम रहा है बगैर ब्रेकडाउन के, ये उनको अपने साथ अटैच करके ब्लड में शामिल कर लेता है, और इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक से ट्राइग्लाइसराइड्स हमारी ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बाद में जाकर बड़ी नुकसान का बायस बन सकते हैं, स्पेशली अथेरोस्क्लेरोसिस, अगर आप लोग को याद हो, जब हार्ट में जब पहुंचते हैं ना, ठीक है, हार्ट में जब कोरोनरी आर्टरी में खासकर लाडा में, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे आर्टरी ऑफ एमआई कहते हैं, अगर उनको ये ब्लॉक कर लें, ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, एमआई होता है, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसराइड्स को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड में शामिल करने वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स किससे बने होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड से, कोलेस्ट्रॉल से और प्लस फास्फोलिपिड से, ठीक है, फास्फोलिपिड हमेशा लेयर बनाती है, ऊपर वाली तह बनाती है, तो इसके ऊपर भी तह बनाती है, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या होता है एनर्जी के लिए, अब ये तो क्या हुई, ये तो ब्लड में शामिल हो गए ना, ठीक है। अब
फ्री ट्राइग्लाइसराइड्स को अगर हम कहें बात करें, या फिर अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें, ठीक है, कलेक्टिवली अगर हम ये कहें कि लिपिड से एनर्जी कैसे हासिल होती है, तो इंतहाई आसान है कि सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा कंप्लीटली। जो लिपिड का मॉलिक्यूल है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से जो मिलकर बना है, ठीक है, तो इनको तोड़ना होगा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इनटू देयर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स और इनटू देयर मोनोमर्स व्हिच आर नोन एज ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। तब जाकर इससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी कैसे रिलीज होती है? इंतहाई आसानी के साथ। देखिए ग्लाइसरोल सिंपल सिंपल जाकर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का, जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये उस साइकिल में शामिल हो जाता है। ग्लाइसरोल की हम बात कर रहे हैं, तो उससे सीधा सीधा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि पीछे रह गए फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स उन फैटी एसिड्स को कहते हैं जो कि बिल्कुल अकेले घूम रहे होते हैं, ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन में शामिल होता है। अगर आप लोग को याद हो तो मेटाबॉलिज्म में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। ऑक्सीडेशन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस रन होता है, ठीक है। बीटा कहाँ से लिया गया है कि देखिए वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। वो कार्बन जो कि इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होता है इसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है अल्फा, किसका माइक ऑन रह गया? जी जी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट चैट बॉक्स में पूछा करें, ठीक है, क्योंकि सिग्नल का इशू रहता है, फिर पूरा रिदम पूरा फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है अल्फा और बीटा कार्बन्स के दरमियान, तो बीटा ऑक्सीडेशन में वो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो जब फैटी एसिड्स टूटते हैं तो इनका लास्ट प्रोडक्ट होता है एसिटाइल को ए, ठीक है, या को एंजाइम ए। ये एसिटाइल कोवे अगर आप लोग को याद हो तो ये हमेशा प्रिकर्सर या बेसिक मॉलिक्यूल है क्रेब्स साइकिल का। ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा जहन में लेकर आए, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, बाय द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है, हाफ हो जाता है, टूट जाता है दो हिस्सों में, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, दो इंडिविजुअल को कहते हैं पाइरुवेट। ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसोल में, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो ये पाइरुवेट जब चला जाता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाता है, या हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाता है, ठीक है, या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है। ये तीन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ये एक तो बन जाता है एसिटाइल, ठीक है। दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है या प्रोड्यूस या सिंथेसाइज कर लेता है, फिर इसके साथ एक को एंजाइम ए ग्रुप का ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे कहते हैं एसिटाइल कोवे। ये एसिटाइल कोवे फिर क्रेब्स साइकिल में बन जाता है, ठीक है। वेरियस हमारे पास इससे हाइड्रोजन लॉस होता है, ठीक है, जो कि एनएडीएच एनएडी रिड्यूस होकर एनएडीएच बन जाता है। इसी तरह से पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लिपोलाइसिस की या बीटा ऑक्सीडेशन की उसमें की वजह से या इस प्रोसेस से होकर एसिटाइल कोवे में, और अल्टीमेटली ये कहाँ पर चले जाते हैं? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में हमेशा रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट्स कौन कौन से होते हैं? FeDH2 और NADH। ये इसके बाद चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका फंक्शन ये होता है कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन यील्ड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को कहा जाता है ना, तो रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन दूसरे में ऐड करते हैं या डोनेट करते हैं, ठीक है। फिर वो हाइड्रोजन एटीपी सिंथेस जो कि एक टरबाइन होता है, ठीक है, उससे घूम फिर कर निकलते हैं। जब 4 हाइड्रोजन एटीपी सिंथेस से निकलते हैं तो एक एडीपी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एटीपी में। इस तरह से कंटिन्यूसली सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। समझ आ गया सबको, या वैसी हवा में हम तीर छोड़ रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं? ठीक है, चलिए। इसके लिए जो पाथवे यूज होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स किन फैटी एसिड्स को कहा जाता है? सेचुरेटेड
लोग कहते हैं ना मैं बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो गया, अब मजीद मुझे बात करने की या बात समझने की मुझ में एबिलिटी नहीं रही, कोई भी चीज मुझ में ऐड नहीं होगी। ठीक है, सेचुरेटेड कहते हैं हमारे पास वो कंपाउंड जिनमें मजीद हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। जब हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है तो क्या होता है, वो डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए जो पाथवे यूज होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इनको हम मोस्टली कहा जाते हैं, वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पेरोक्सिसोमल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो कि पेरोक्सिसोम्स में होता है, एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल है। ठीक है, अच्छा, अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन मोस्टली जो लास्ट होते हैं, ठीक है, जो लास्ट चेन होता है ना हाइड्रोकार्बन का फैटी एसिड्स में, तो ये उनको तोड़ता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट चेन फैटी एसिड्स के लिए ये ऑक्सीडेशन होती है अक्सर। अल्फा ऑक्सीडेशन मोस्टली होती है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, ठीक है, या इंटरमीडिएट या लॉन्ग चेन के लिए। खैर अनसेचुरेटेड के लिए मॉडिफाइड बीटा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो बीटा ऑक्सीडेशन होता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अच्छा देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, कि जब फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और बीटा कार्बन पे ये टूटता है। बीटा कार्बन आप लोगों को याद है कि बीटा कार्बन वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसको हमेशा कार्बन वन या फर्स्ट कार्बन या फिर अल्फा कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सक्सेसिव रिमूवल होती है, मुस्तकिल तौर पर या मुसलसल रिमूवल होती है दो कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, या दो कार्बन बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए एक सैचुरेटेड फैटी एसिड से हमेशा दो कार्बन के एटम्स रिमूव होते हैं। ठीक है, सक्सेसिव, बार 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 बार, जब तक ये आखिरी दो ना बन जाए या दो रह ना जाए, और एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का या एसिटाइल को ए का। क्या ख्याल है, समझ आ गया? ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में आप लोग को छोटा सा ट्रेलर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने बीटा ऑक्सीडेशन के 4 स्टेप्स आपको बताए थे, और आई होप के ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, चले अगर कोई ये कहता है कि मुझे याद है वो 4 स्टेप्स, तो इनमें 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप इन्होंने मिस किया है, तो अगर किसी को याद हो थोड़ा थोड़ा सा, या अगर ट्रेसेस हो माइंड में, तो मुझे जरा बताइएगा कि इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा था। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन द साइटोसोल, ये सेकंड स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन का। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेकंड स्टेप होता है, सॉरी थर्ड स्टेप होता है। और जब इस एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स पे बीटा ऑक्सीडेशन रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एनर्जी रिलीज होती है, ये लास्ट स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है। हम्म। चलिए बताएं जरा, याद करवाएं मुझे, शाबाश, कोशिश करें। किसी को याद है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू द टारगेट सेल्स, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू द टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स इनको इसलिए कहा जाता है, या एडिपोज टिश्यू हम यूज करते हैं या एडिपोसाइट्स हम यूज करते हैं, क्योंकि एडिपोसाइट्स, ठीक है, और या फिर हेपेटोसाइट्स, ये वो दो सेल्स होते हैं जो कि फैट्स को स्टोर करते हैं, फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं। तो जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, तो फैटी एसिड्स रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। ब्लड के जरिए ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में, और उन उन सेल्स तक पहुंचता है जहां पर ये फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में 3 टाइप के सेल्स है, जो कि मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी यील्ड करते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है, या नर्वस टिश्यू, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा आई के कुछ सेल्स जिनमें लेंस भी शामिल हैं। ठीक है, मेन रीजन क्या है? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर याद हो जो कि हमने अभी अभी यस्टरडे लिया था ना, सैटरडे को, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जब किसी दूसरे सोर्स से या किसी न्यू सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? वो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
इसके अलावा फैट से एनर्जी कहाँ रिलीज होती है या कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने ट्रांसअमाइनेशन डीअमाइनेशन जरूर पढ़ा था, जिसमें अमाइनो एसिड्स के जो एंड प्रोडक्ट्स थे वो किस में कन्वर्ट होते थे? अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ठीक है, बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की भी या ग्लूकोज की भी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होती है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में अगर आप लोग को याद हो तो हमारे पास 4 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स और आई के कुछ सेल्स, इनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं इनमें। इसलिए तो जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होता है, इंसान फेंटिंग महसूस करता है ना, मदहोशी या बेहोशी की हालत में होता है। फिर हम थोड़ी सी भी अगर कोई स्वीट चीज उनके मुंह में डाल दे, डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, और उनकी आंखें खुल जाती है। कुछ ऐसा ही है ना, कितने सारे पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने आप लोग को बता दिया, इतना सारा एक्सप्लेन भी कर दिया, एलेबोरेट भी कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो कि है एक्टिवेशन ऑफ, इसको पावर हाउस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी प्रोसेसेस का जिक्र किया है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो, और चाहे वो फैट्स की मेटाबॉलिज्म हो या फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म हो, तो कंप्लीट कहाँ पे होती है? इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे होती है। ठीक है, प्रोटीन डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में शामिल होते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट की शक्ल में। ठीक है, बाद में आते हैं थोड़े से। इसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो जो बिल्कुल बेसिक या फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल कोवे कहा जाता है, तो उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ग्लूकोज तो पायरुवेट, पायरुवेट से फिर एसिटाइल कोवे, फिर एनएडीएच, फिर H2 का बनना, और वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बनना, ये सब के सब प्रोसेसेस होते हैं हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसी वजह से हमारी सेल्स में, ठीक है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए, वेरी गुड, आपने कह दिया, हमने इसको साबित कर दिया। चलिए, ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू द टारगेट सेल्स। देखिए, फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स इन द एरियाज मोस्टली इंक्लूडिंग एब्डोमेन, थाइज एंड आर्म्स। यहाँ पर हमेशा फैट्स स्टोर होते हैं, यही होते हैं ना। ठीक है, ग्लाइसरॉल क्या है? ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूलर मैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कि पकड़े रखता है फैट्स को, ठीक है, एक ट्राइग्लाइसराइड के मॉलिक्यूल में, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में। ये इसको पकड़े रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है कि लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान जो ईस्टर बॉन्ड है उसको ये तोड़ देता है। जब टूट गए तो ग्लाइसरॉल सीधा सीधा चला गया ग्लाइकोलिसिस में, और फैटी एसिड्स चले गए, कहाँ चले गए? ये बीटा ऑक्सीडेशन से गुजरेंगे। ठीक है, कहाँ? अब ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। ठीक है, फैटी एसिड्स उन सेल्स में चला जाता है जिनमें ये कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि वो इसको मेटाबोलाइज कर सके, सिंपली जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इन्होंने भी यही जिक्र किया है कि आरबीसीज और नर्वस टिश्यू, ठीक है, ये वो सेल्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जाने का कोई फायदा ही नहीं है वहां पर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में ये फैटी एसिड्स ये हमेशा इंटर होते हैं, हमेशा। ठीक है, हमेशा एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर या कैरियर के जरिए, जो कि बाय नेचर प्रोटीन होता है, उसे कहते हैं फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर। क्योंकि फैटी एसिड्स पे, ठीक है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। जब क्रॉस नहीं कर सकते तो इनके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर या कह ले कि एक स्पेशल एजेंट की जरूरत होती है, जो कि इनको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो उस स्पेशल एजेंट या स्पेशल ट्रांसपोर्टर को क्या कहते हैं? फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर। आसान नाम है ना। ठीक है, चले, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा और इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप वो है एक्टिवेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। उसके बाद इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट। देखिए, फैटी एसिड्स तब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तब तक ये बीटा ऑक्सीडेशन से नहीं गो थ्रू होगा, जब तक ये एक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक्टिवेशन के लिए इंतहाई सिंपल प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, एक फैटी एसिड्स
एक एंजाइम की मदद से, जिसे कहते हैं एसाइल कोवे सिंथेटेज। बस वही नाम है ना, ठीक है, सिर्फ सिंथेटेज आगे लगा दें। एस एंजाइम का हो गया, ठीक है। एस तो वैसे भी एक तो मैं ये भूल जाता हूँ, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स। ये ए एस ई सफिक्स होता है हमेशा एंजाइम के लिए, ठीक है। फैटी एसिड से एसाइल को ए बनाने वाला, ठीक है, सिंथेटेज बनाने वाले होते हैं ना सिंथेसिस को, तो एसाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम आ गया, और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आ गए, इसकी कीमत होती है। तो ये फैटी एसिड्स अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है, जिनको कहा जाता है एसाइल कोवे। एसाइल कोवे एक जर्नल नाम है। फैटी एसिड्स हमारे पास बहुत सारे नामों में आता है। किसी को कुछ नाम याद है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के? पामेटिक एसिड, ठीक है, और इसके अलावा लोरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, और लोरिक एसिड, कुछ इस तरह से नाम होते हैं ना, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स उन नामों के साथ आता है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो वो अपना नाम थोड़ा सा चेंज करके वाई एल ई और कोवे इसके आगे लग जाता है। जैसे कि पामेटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पाल्मिटाइल कोवे में, ठीक है, मेरिस्टाइल कोवे में, और लोरियल कोवे में। तो ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। आई होप कि समझ आ गया होगा। थोड़ा सा नाम मुश्किल है, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे। चलिए जी, एक्टिवेट तो ये हो गया एटीपी और उस एंजाइम की मदद से। अब क्या करना है कि इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो कि इनर पार्ट है, ठीक है। जो क्रिस्टी बनाते हैं ना, क्रिस्टी क्या, जो फोल्डिंग्स है, क्रिस्टी को बनाने वाले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाती है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उसे कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इनको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं उसको? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ओएमएम होती है, ये मोस्टली परमिएबल होती है बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए। इस वजह से, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? पोरिन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स ज्यादातर एग्जांपल ली जाती है ज्यादातर बुक्स में और ज्यादातर सोर्सेज में, वो होता है 16 कार्बन पामिटाइल कोवे, ठीक है, जो कि 16 कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो पामेटिक एसिड है ना, लेकिन उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाती है? पाल्मिटाइल कोवे। तो ये पाल्मिटाइल कोवे क्या करती है? इस पोरेंस के जरिए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चली जाती है। इसमें चली जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। आई होप के समझ आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। चले जी, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हमने दो एंजाइम का जिक्र करना है जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। दो इंतहाई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और इंतहाई आसान, अगर हम कोशिश करें, ठीक है। देखिए, ये पहले वाला एंजाइम है जो कि लोकेटेड है या प्लेस्ड है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इनको कहा जाता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। एसाइल इससे लिया गया है कि जिस किस्म का भी ये फैटी एसिड होगा तो उस तरह से उसका नाम होगा, तो एसाइल ही यूज करें, ये आसान है। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1, ठीक है। अंदर कौन सा मॉलिक्यूल गया है? एसाइल कोवे का। ये कार्निटीन कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 ये क्या कर लेता है? ये इस एसाइल कोवे से, ठीक है, ये सिंपल हम ले रहे हैं ना, बाकी नाम हम नहीं ऐड करें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये इस एसाइल कोवे से जो को एंजाइम ए है या जो को ए ग्रुप, ये रिमूव कर लेता है, बाहर फेंक देता है इसको, ठीक है। बाहर फेंक कर क्या कर लेता है? इसके साथ कार्निटीन ऐड कर लेता है। ये देखिए, ये कार्निटीन है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एसाइल कोवे बन गया एसाइल कार्निटीन। क्या बन गया ये? एसाइल कार्निटीन, ठीक है। अब ये एसाइल कार्निटीन ये डिफ्यूजिबल है, ठीक है, ये आसानी से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है और ये मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स में इस पे बीटा ऑक्सीडेशन इंतहाई आसानी से रन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, क्योंकि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज एसाइल कोवे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एसाइल कार्निटीन है ना, को एंजाइम ए की वजह
के बजाय यहाँ पर कार्निटीन मौजूद है, तो ये तो फिर मसला हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, वही नाम है, सिर्फ 1 की जगह 2 हो गया, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। ये सिंपली क्या कर लेता है कि इस एसाइल कार्निटीन से कार्निटीन रिमूव करके जो बाहर को एंजाइम ए या जो को ए घूम रहा है उसको पकड़कर इसके साथ ऐड कर लेता है। ठीक है, तो जो पूरा एसाइल कोवे है, मैंने आपको बताया ये सिर्फ जर्नल नाम यूज करते हैं, मेरिस्टाइल कोवे, ठीक है, इसके अलावा मेरिस्टाइल कोवे हो गया, पाल्मिटाइल कोवे हो गया या लोरियल कोवे, ये इसके पूरे नाम हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेता है कि कार्निटीन को निकालकर दोबारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है और इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच कर लेता है। तो अब जो एसाइल कोवे है ये मैट्रिक्स में मौजूद है और किसके लिए तैयार है? ये तैयार है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, इस पूरे मैकेनिज्म को, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अंदर पहुंचने को, ठीक है, कोवे बाहर था, अब ये अंदर दोबारा कोवे की फॉर्म में है। पहले इसके साथ कार्निटीन ऐड हो गया, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 की शक्ल में, ठीक है, एसाइल कार्निटीन आ गया। इस कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 ने क्या किया कि इसके साथ कार्निटीन को डिटेच करके उसके साथ कोवे ग्रुप ऐड कर लिया, अब ये एसाइल कोवे बन गया। इस पूरे पाथवे को कहते हैं फैटी एसिड कार्निटीन शटल, या इसको कहते हैं कार्निटीन शटल। शटल सर्विस है ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में हो गए या फिर शौकत खानम में भी यूज होते हैं, ठीक है, शटल्स होते हैं ना जो कि पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो इसको कहते हैं कार्निटीन शटल। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने दूसरा स्टेप पार कर लिया। ठीक है, एसाइल कोवे या जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ये मौजूद है कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और अब ये अपने आप को रेडी करेगा किसके लिए? बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, अब हम बात करेंगे स्टेप 3 की, जो कि है ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी कैटाबॉलिज्म होगी। क्या होगी इसकी? कैटाबॉलिज्म। ये इन्होंने स्टेप 3 का जिक्र किया है, ये बेसिकली स्टेप 4 है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, एक की तरफ से तो ये आ गया। क्लियर है ना सबको? स्टार्ट में हमने क्या जिक्र किया था, ठीक है, कि जब ये टूटता है कैटाबॉलिज्म होती है या इसकी ब्रेक डाउन होती है, तो जब ब्रेक डाउन होती है तो हर उससे हर फैटी एसिड से, ठीक है, 2 कार्बन निकलते हैं, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है, और एक एसिटाइल कोवे का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो जो 16 कार्बन कंपाउंड है या 16 कार्बन फैटी एसिड हैं जिन्हें कहा जाता है पाल्मिटाइल कोवे। ठीक है, तो जब इससे एक साइकिल में 2 कार्बन रिमूव हो गए तो ये 14 कार्बन फैटी एसिड रह गया, इसको कहते हैं मेरिस्टॉइल कोवे। चलिए मुझे नाम याद है। ठीक है, फिर ये बीटा ऑक्सीडेशन में आता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन जब इस पे साइकिल रन होता है तो इससे 2 कार्बन मजीद रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रह जाता है 12 कार्बन फैटी एसिड जिसको कहते हैं लोरियल कोवे, और एक एसिटाइल कोवे का मॉलिक्यूल बन जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फैटी एसिड्स के जो चेन होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं, हर साइकिल के साथ ये 2 कार्बन शॉर्ट होते जाते हैं, शॉर्ट होते जाते हैं, शॉर्ट होते जाते हैं। तो 16 कार्बन जो फैटी एसिड है इस पे टोटल बीटा ऑक्सीडेशन के 8 साइकिल रन होते हैं। ठीक है, 8 साइकिल नहीं, सॉरी, 7 साइकिल रन होते हैं, जिसके रिजल्ट में, क्योंकि आखिरी तो ऑलरेडी 2 कार्बन और एक एसिटाइल कोवे रह गया ना, ठीक है, तो 8 एसिटाइल कोवे के मॉलिक्यूल रह जाते हैं और प्लस 7 साइकिल इनमें रन होते हैं। समझ आ गया? ये वाली बात समझ आ गई? शाबाश, ये समझना जरूरी है आप लोग की नॉलेज के लिए, वोला वोलम एग्जाम में कैसे आता है ये। बताएं बताएं बताएं, शाबाश। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, अगर अगर आप लोग कहें तो मैं पूरा अभी तक का जो लेक्चर हुआ है ये भी मैं समराइज कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरे दिल का जोर या दिमाग का जोर इतना ज्यादा है। नो सर, कुछ समझ नहीं आया? तो खुदा कुदरता, बंदा आप लोग के सामने डायलॉग भी नहीं मार सकता।
कहाँ से समझ नहीं आया? अब मैं स्टार्ट से बिल्कुल लेक्चर रिपीट करूंगा। डायलॉग नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। चले कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू द टारगेट सेल। पेनक्रियाटिक लाइपेज आता है, वो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को तोड़ देता है। ग्लाइसरोल अलग, फ्री फैटी एसिड अलग। ग्लाइसरोल सीधा सीधा सेल के अंदर चला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में शामिल हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, इसका किस्सा खत्म। फ्री फैटी एसिड्स रह गए। फ्री फैटी एसिड्स ब्लड के जरिए पहुंचते हैं सेल में। इस पे ओवरऑल या नेट नेगेटिव चार्ज होता है। सेल के अंदर पहुंचने के लिए इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। एक प्रोटीन इन नेचर है, इसे कहा जाता है फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर। वो इसको कंधे पे बिठाकर अंदर लेकर जाता है साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है। फैटी एसिड्स हमेशा एक्टिवेट होते हैं एक एंजाइम की मदद से और दो एटीपी मॉलिक्यूल की मदद से। उस एंजाइम को कहते हैं एसाइल कोवे सिंथेटेज। दो एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और ये फैटी एसिड अपने रिस्पेक्टिव एसाइल कोवे में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप कंप्लीट, एक्टिवेट हो गए। तीसरा स्टेप है, अब ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये परमिएबल है। किस वजह से? क्योंकि इस पे स्मॉल पोर्स हैं। पोर्स कहते हैं छोटे छोटे माइन्यूट सुराख को, जिस पे कोई पहरा नहीं बैठा। तो एसाइल को वे इंतहाई आसानी के साथ अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। मसला ये है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की, वो अगर होती है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए चाहिए कि ये फैटी एसिड, ठीक है, या एक्टिवेटेड फैटी एसिड क्रॉस करे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। उसके लिए चाहिए क्या? हमारे पास एक एंजाइम की मदद होती है, ठीक है, या एक एंजाइम एक्ट में आता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। ठीक है, एसाइल को वे क्या कर लेता है कि इससे ये को एंजाइम ए ये रिमूव करके इसके साथ कार्निटीन ऐड कर लेता है। ठीक है, अब कार्निटीन जब इसके साथ ऐड हो गया तो ये बन गया एसाइल कार्निटीन। एसाइल कार्निटीन में ये एबिलिटी है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में चली जाती है। अब मैट्रिक्स में ये पहुंच गई। मसला ये है कि इस पे बीटा ऑक्सीडेशन रन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है वो तो एसाइल कोवे है ना, उस फैटी एसिड का रिस्पेक्टिव एसाइल कोवे, जैसे कि ये सामने लिखा हुआ है ना, पाल्मिटाइल कोवे, मेरिस्टाइल कोवे एंड लोरियल कोवे। ठीक है, ये देखिए ये इसके सारे एसाइल कोवेज हैं। ठीक है, 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाल्मिटाइल कोवे इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। तो दूसरा एंजाइम एक्ट में आता है, जिसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। ये इस एसाइल कार्निटीन से कार्निटीन दोबारा रिमूव करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है, जो कि दूसरे के काम आएगा, और जो बाहर कोवे ग्रुप घूम रहा है उसको पकड़कर इस एसाइल के साथ या इस फैटी एसिड के साथ अटैच कर लेता है। तो एसाइल कोवे पहुंच गया मैट्रिक्स में। ठीक है, अब मैट्रिक्स में जब पहुंचेगा तो इस पे रन होगा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि हर दफा जब बीटा ऑक्सीडेशन रन होता है तो रिजल्ट में जो फैटी एसिड होता है वो 2 कार्बन लॉस कर लेता है प्लस एक एसिटाइल को